यहाँ पे अम्बेडकर कहते हैं कि मतलब भाई मैं पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ने मुझे बताया है कि इतनी एजुकेशन लेने के बावजूद भी वो जो व्यक्ति है वो महार का महार ही रहेगा, वो मतलब विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकता है। और वो कहता है कि ये मतलब हिंदुइज्म में एक तरह से समानता के स्तर पर अगर डिप्रेस क्लासेस को शामिल होना हो तो वो कहता है कि वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि जो हिंदू धर्म का जो आधारशिला है वो ही एक तरह से असमानता के ऊपर आधारित है। यानी वो फिर बात हम करते हैं उसकी ग्रेडेड इनइक्वलिटी की, यानी एक तरह से जब चार वर्ण हैं, चारों वर्ण ही आपस में समान नहीं है तो उसके बाहर जो व्यवस्था है वो कैसे एक समान हो सकती है। तो इस तरह की बात अम्बेडकर करते हैं। अब कुछ ऐसी बातें देखते हैं हम कि मतलब जिस तरह से क्या हम कांग्रेस की अगर बात करें या फिर दूसरे जो उस समय के लीडर थे उनकी बात करें तो उन्होंने कितना एक तरह से महत्वपूर्ण व्यवस्था इसमें एक तरह से बनाई या बनाई। अगर कांग्रेस की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या सोशियो रिलीजियस जो इश्यूज़ थे वो इसमें नहीं उठाए जाएंगे, ऐसी बात वो लोग करते हैं। इससे मतलब एक तरह से कहते हैं कि मतलब भाई खासकर जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो नेशनलिटी का एजुकेशन बन रहा था या फिर राष्ट्रवाद का एजुकेशन बन रहा था उसके ऊपर फिर लोग मतलब उनके मतभेद सामने आ सकते हैं। तो पहले वो लोग कहते हैं कि मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना कि राष्ट्रीय स्तर की भावना बने और एक तरह से जो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर कम से कम सहमति बने। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और फिर जब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब गांधी वहाँ से लौट कर आते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो खासकर अगर हम तिलक की बात करते हैं तो उनके भी इतने ज़्यादा एक तरह से उदारशील विचार नहीं थे वर्ण व्यवस्था को लेकर के। तिलक की बात करते हैं, बस दूसरे अधिकतर जो नेताओं की बात करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उस व्यवस्था को एक तरह से इस कॉन्टेक्स्ट यानी नेशनलिज्म कॉन्टेक्स्ट में समझा ही नहीं था एक तरह से। मगर आगे चलकर जब हम इसको देखते हैं या फिर हम बात करते हैं अम्बेडकर के आने के बाद तो कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव लिया था 1918 में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मतलब भाई जो अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ वो लोग एक प्रस्ताव पास करते हैं कि अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं करना। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कहते हैं गांधी ने ये इस प्रकार का जो प्रस्ताव था पास करने के लिए बात की थी। इसी प्रकार से 1917 में एक ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है और 1917-18 में, और गांधी यहाँ पर एक आंदोलन एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं कि मतलब भाई एक तरह से अनटचेबिलिटी के व्यवहार को ख़त्म किया जाए या फिर अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। मगर जब वो रेजुलेशन पढ़ रहे होते हैं उस टाइम उनको पता चलता है कि इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एक भी अनटचेबल नहीं है, तो वो उस रेजुलेशन को पढ़ने से रोक लेते हैं अपने आप को और उस चीज़ को वो दोबारा से वो नहीं खड़ी हो पाती है। 1918 में जो कांग्रेस की बात करते हैं वो हमने अभी बात की कि एक तरह से जब दिखाई पड़ता है कि भाई कांग्रेस चाह रही है, क्योंकि अब 1915 के बाद या फिर 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पे है और फिर महंगाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और कांग्रेस का जो मूवमेंट है वो कहते हैं कि निम्न स्तर पर पहुंच चुका होता है उस समय तक। हालांकि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जब एक तरह से कहते हैं ना कि हमें ये देखने को मिलता है कि गठबंधन हुआ है तो एक वो चीज़ यानी एक जोश तो देखने को मिलता है, मगर उस जोश में वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जोर है, वो किसी प्रकार की जो सोशल जो बुराइयाँ इविल्स थी उनको ख़त्म करने की बात वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलती है। तो अम्बेडकर का भी इस तरह से हम जब बात करते हैं तो जब गांधी की हम बात करते हैं तो गांधी एक तरह से जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसके बहुत ज़्यादा बड़े प्रशंसक थे, मगर अम्बेडकर कहते हैं कि मतलब जो गांव है वहाँ पर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, यानी समानता की भावना गांव में नहीं है। हालांकि उसको शहर में भी वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो बड़ौदा के गायकवाड़ के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे अम्बेडकर तो उसको शहर में यानी बड़ौदा में भी उसको रहने की जगह नहीं मिल पाती अम्बेडकर को, क्योंकि जब जितने भी धर्मशालाएँ थी या सराय थे सब जगह जैसे वो अपनी कास्ट बताते हैं सारी धर्मशालाओं के रास्ते उनके लिए या दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर एक जगह अपनी कास्ट छुपा के वो पारसी
पारसी धर्मशाला में रुकते हैं, मगर वहाँ पर भी वो अपनी, जब जो पारसी थे उनको पता चलता कि ये आदमी पारसी नहीं है बल्कि कुछ और कास्ट का है, तो वो उसको भी वहाँ से निकाल देते हैं। तो यानी वो कहते हैं कि जैसे अम्बेडकर भी खुद कहते हैं कि जब हम यूरोपियंस लोग भारत में आते हैं तो वो भारत के गाँव की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं, मगर वास्तव में वैसा जीवन नहीं है व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो। उसमें बहुत सारी डिग्रेडेड या फिर इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके बाद फिर हम गांधी की अगर हम बात करें तो जैसे उसके घर में एक ऊका नाम एक स्वीपर महिला होती थी, जो सारा वो कहते ना कि जो घर का जो गंद था वो उठा के लेके जाती थी, सफाई वगैरह करती थी। तो उसको कई बार अगर गांधी ने टच कर लिया गलती से, तो गांधी की माँ उसको कहती थी कि मतलब भाई तुम ना के आओ। और ये जो नोशन है, अगर आपने टच हुआ है तो आपको नहाना पड़ेगा या फिर अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, यानी बर्तनों को शुद्ध करना पड़ेगा, जो वो तो उस समय की जो एक तरह से कहते हैं कि जीवन की एक वो कहते हैं कि सामान्य सी शैली हो चुकी थी। किसी को ये लगता भी नहीं था कि मतलब भाई हाँ कुछ इस तरह से किसी ने टच कर लिया है, और उसके टच करने में कोई बुराई नहीं है, वो अधिकतर बुराई ही मानते थे। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। और अंबेडकर फिर एक मूकनायक पत्रिका शुरू करते, समाचार पत्र शुरू करते हैं, और फिर एक तरह से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। और फिर जो हम पहले बात कर चुके थे कि महाड़ सत्याग्रह की बात की जाती है, जहाँ पर जो कहते हैं कि उस महाड़ का जो तालाब था वहाँ पर पशु कुत्ते वगैरह सब पानी पी सकते थे, मगर महाड़ नहीं पी सकते थे। तो ये जो एक तरह से मतलब जो पब्लिक लाइफ में जो चीज़ फैली हुई थी, और सबसे बड़ी बात थी कि पब्लिक लाइफ में जो बात फैली हुई थी उसको बुराई के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा था। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई अंबेडकर पहला व्यक्ति था जिसने इस इशू को पब्लिक डोमेन में लेके आया, यानी एक तरह से कहते हैं ना कि आम लोगों के बीच इस इशू को उठाना शुरू किया जिसने अम्बेडकर ने। उसके पीछे जो रीज़न था वो यही था कि उनके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस थे वो इतने ज़्यादा मतलब वो कह सकते कि कटु थे कि उसने वो कभी, क्योंकि जब सिडनेनियम कॉलेज में जब जाते हैं, हालांकि जो बड़ौदा गवर्नमेंट की जब बात करते हैं 1917-18 में, तो उसके बाद फिर वो 1918 में सिडनेनियम कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर जाते हैं बम्बई में। मगर वहाँ पर जो पानी पीने का, यानी जो प्रोफेसर्स के लिए पानी पीने का जो मटका रखा हुआ था, अंबेडकर जब उससे पानी लेते हैं तो बाकी जो प्रोफेसर है, यानी हम अगर माने शिक्षित वर्ग तो सबसे ज़्यादा सभ्य होना चाहिए या फिर एक तरह से सबको अकोमोडेट करने वाला होना चाहिए, मगर वो भी उसका विरोध करते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, शास्त्रों के अनुसार तुम इस मटके से पानी नहीं पी सकते, तुम्हें अपना पानी स्वयं लेके आना पड़ेगा या फिर अपने पानी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। यानी कि जो प्रोफेसर वर्ग है वो भी उस समय पर ये नहीं मान पा रहा है कि आदमी के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, और उस प्राकृतिक अधिकार हर व्यक्ति के होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट या फिर के नस्ल से संबंध रखता हो। मगर अधिकतर जो लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं मान रहे। तो ये भी जो महाड़ सत्याग्रह था वो भी हमने देखा, और फिर कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखा हमने। जो सारी जो घटनाएं हो रही थी उन घटनाओं में अम्बेडकर कई बार, जैसे गांधी एंड कांग्रेस डन टू द अनटचेबल्स करके किताब भी लिखते हैं 1946 में 45 में, जिसमें कहते हैं कि गांधी ने एक बात बाद में कई बार आती है कि मतलब गांधी ने पूना पैक्ट को रोकने के लिए आमरण अनशन किया। असहयोग आंदोलन के बाद 21 दिन का आत्मशुद्धि का उन्होंने भूख हड़ताल की या फिर एक तरह से अनशन किया। इसी तरह से उनके कई अनशन हमें देखने को मिलते हैं, मगर उन्होंने कभी भी ये अनशन नहीं किया कि मतलब जो हिंदू हैं वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को छोड़ दें। अगर शायद गांधी, क्योंकि गांधी की आवाज़ में ये मानते कि इतना दम हो चुका था 1920 के बाद, और 1942 का जो बीच का 22 साल रहते हैं, वो 47 तक भी उनका प्रभाव काफ़ी था। तो इस लगभग 27 साल का जो कार्यकाल था उसमें अगर गांधी कभी भी
एक या दो मूवमेंट ऐसे करते तो शायद अछूतपन की समस्या समाप्त हो जाती। मगर गांधी ने इस व्यवस्था को या फिर इस तरीके से उन्होंने नहीं रखा। उसके पीछे भी कहते हैं कि उसके पर्सनल रीजन थे। जैसे यहाँ एक उदाहरण तो ये भी मिलता है कि जब गांधी ने इंग्लैंड से एलएलबी करने की जब यानी बैरिस्टर की परीक्षा करने की जब बात की, तो उसके जो कास्ट के जो बड़े लोग थे यानी बनिया कास्ट के जो उस समय के उनके जो घर परिवार के लोग थे, उन्होंने गांधी का एक तरह से बहिष्कार कर दिया था। क्योंकि 7 समुद्र पार जाना एक तरह से जो हिंदुइज्म के जो सिद्धांत थे उसके विरोध था वो, और उसके लिए तो भाई समुद्र यात्रा करनी पड़ेगी हमें इंग्लैंड जाने के लिए। हालांकि वो गए, मगर उससे फिर कहीं ना कहते हैं कि मतलब माइंड में वो सेट हो गई वो चीज़ें कि मतलब भाई जो कास्ट हिंदूज हैं वो अभी इस चीज़ को, या सवर्ण हिंदू हैं वो अभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि ये व्यवस्था इस तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। तो गांधी ने एक नया तरीका अपनाया जिसको हम कहते हैं कि हृदय परिवर्तन। यानी एक समय ऐसा आएगा जब लोग अपने आप इस बात को छोड़ देंगे, या फिर अपने आप एक तरह से वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को छोड़ देंगे। जब उनको लगा कि हाँ अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और एक तरह से उनका मन वो कहते हैं कि दयालु हो जाएगा या कृपालु हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस छोड़ देंगे। और हरिजन जो मूवमेंट यानी 1932 का जो पुना पैक्ट हुआ, और उस पुना पैक्ट के बाद फिर हरिजन उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए गए, और हरिजन उत्थान के माध्यम से एक तरह से जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी उसको ख़त्म करने का प्रयास एक तरह से कांग्रेस या फिर उस समय की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मगर 1933 में जो एक तरह से जो डिप्रेस क्लासेस को जो एक तरह से लीग की स्थापना होती है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, उसमें अधिकतर जो लीडर थे वो सारे सवर्ण थे। मगर उसमें अम्बेडकर को नहीं लिया गया। अम्बेडकर को नहीं लेने के पीछे फिर वो जो कहते हैं कि जो व्यवस्था थी वो इतनी कारगर नहीं हो पाती। हालांकि उसके लिए बजट तो आया, मगर उस बजट को हरिजन उत्थान के लिए कितना लगाया गया ये मतलब उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है, या फिर हमें उसके कोई स्पष्ट परिणाम देखने को नहीं मिल पाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि जैसे गांधी ने कई बार कहा है कि मतलब भाई जो मैं जब वो भंगी कम्युनिटी में या फिर दिल्ली में जब जाते हैं तो भंगी जो समाज की जो बस्ती थी उसमें रहते हैं और कहते हैं कि मैं अगले जन्म में भंगी बनूंगा। मगर वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब जो भंगी समुदाय है उसका उत्थान होना चाहिए। वहाँ पर ये कहते हैं जो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है हमें अम्बेडकर का, और यानी एक क्लियर विरोधाभास दिखाई पड़ता है अम्बेडकर और गांधी का। अम्बेडकर गांधी इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हृदय परिवर्तन का सहारा लेते हैं, और वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग अपने आप मतलब उस प्रैक्टिस को छोड़ देंगे। मगर जो हम अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो कानून के द्वारा ख़त्म होनी चाहिए। यानी जब तक मतलब एक तरह से जब तक हिंदू ये नहीं मानेंगे कि हर व्यक्ति के अपने नैसर्गिक अधिकार होते हैं और हिंदुइज्म में रहते हुए वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। वो कहते हैं कि लॉफुल एक्टिविटीज़ बने, लॉ बने या फिर और तरीके बने जिसकी वजह से ये व्यवस्था ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज वो कहते हैं कि अगर इनका मन पसीजेगा या फिर मन में एक तरह से वो कहते हैं कि भाई दया भाव आएगी, तो ये तो हज़ारों साल पुरानी बात है। एकदम से अगर जो चीज़ हज़ारों साल में नहीं हुई वो अगले 10 साल में हो जाएगी, ये भी संभव नहीं हो सकता है, या फिर उतनी संभावना उसकी इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसीलिए अम्बेडकर बार बार मतलब आग्रह करते हैं या फिर एक तरह से सरकार के पास जाते हैं कि भाई हमें भी सेफ गार्ड्स दो। इसीलिए वो कमल अवार्ड की घोषणा होती है। हालांकि वो कमल अवार्ड चेंज होकर पुनः पैक्ट बन जाता है। और जब अम्बेडकर की बात हम आगे करते हैं कि किस प्रकार से जो 1937 के इलेक्शन हुए, फिर 1945-46 के इलेक्शन हुए, और इन इलेक्शन में फिर जो दलित सीटें जो पुनः पैक्ट के द्वारा कन्वर्ट हुई थी उनमें आशातीत रूप से वो उतनी सफलता नहीं मिल पाती। अधिकतर जो सीटें कांग्रेस जीत जाती है। तो यहाँ पर कांग्रेस जीतने का अर्थ ये नहीं था कि कांग्रेस का जो हरिजन मूवमेंट था वो काफ़ी आगे चलता। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे जो आपको अम्बेडकर की वॉल्यूम 9 में मिल जाएंगे डिटेल में अगर आप उसको देखोगे तो, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी।
तो ये चीज़ एक तरह से दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार से जो जो प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी की, वो मतलब हर भारतीय को उसमें फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ फिर एक बात और आती है, जिस तरह से 1935-36 में जात पात तोड़क मंडल था लाहौर का, उसने अंबेडकर को बुलाया, एक भाषण के लिए बुलाया, और वो भाषण फिर बाद में उनका मतलब एक तरह से जगह पे दिया नहीं गया, मतलब डिलीवर नहीं हुआ भाषण। वो जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। मतलब एक तरह से ख़त्म क्या होगी कि 1936 में जो घटना होनी थी, तो संतराम बीए थे इस जात पात तोड़क मंडल के, जिन्होंने अम्बेडकर को आग्रह किया था कि वो हमारे मंडल की वो जी जात पात तोड़क मंडल कहते हैं, मतलब कहा जाता है जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वो जाति को नहीं मानते हैं या फिर एक तरह से जातियाँ तोड़ने में विश्वास करते हैं, एक तरह से भारतीयता की भावना को फैलाने में विश्वास करते हैं। मगर जो अम्बेडकर ने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा, यानी अध्यक्षीय भाषण लिखा, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, वो उस अनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विध्वंस की जो एक तरह से लिखते हैं, तो उसमें वो फिर वो कहते हैं कि मतलब भाई जो व्यवस्था है, यानी वो फिर वहाँ पर हिंदू धर्म को मतलब एक तरह से कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा तब तक समानता स्थापित नहीं हो सकती है, और वो हिंदू धर्म को छोड़ने की बात भी वहाँ पर किसी न किसी तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संतराम बीए उसके कुछ सदस्य वहाँ पर पहुँचते हैं, मुंबई भेजते हैं, यानी संतराम पर नहीं जाते हैं, कोई सदस्य जाता है नॉमिनी संदेश लेकर, वो कहता है कि भाई इसमें अगर आप कुछ बदलाव कर सकते हैं तो बदलाव करिए, हमें आपकी बातों में कुछ ऑब्जेक्शन है। तो वो अम्बेडकर कहते हैं कि इसमें जो कोमा लगाया गया है ना, कोमा या फुल स्टॉप, वो भी बदलाव नहीं होगा, तो मैं अपनी बात में बदलाव नहीं करूँगा। तो फिर बाद में ये अंतर विरोध ज़्यादा बढ़ जाता है और ये कॉन्फ्रेंस ही स्थगित की यानी रद्द कर दी जाती है। तो अम्बेडकर इस जो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण लिखा था उसको पब्लिश करवाते हैं 1936 में। तो ये एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट बन जाता है आगे चलकर, जिस तरह से जो कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी का सिस्टम को देखने का एक तरीका है। तो आप भी कभी मौका मिले तो पढ़ें इसको। और अभी अरुंधति राय ने इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त वो लिखी है, इंट्रोडक्शन लिखी है, और उसके बाद वो किताब लिखी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। द सेंट करके भी है, उसका नाम मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, आप उस पर अमेजन पे सर्च करोगे तो रिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसमें वो आ जाएगी। हालांकि अभी इंग्लिश में, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या है, हिंदी में आई कि नहीं आई, मगर वो एक बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है, वो भी देखिए आप कभी। तो 1936 में अम्बेडकर फिर एक घोषणा भी करते हैं कि भाई हिंदू होना मेरे बस की बात नहीं थी, हिंदू ग्रुप में पैदा होना, मगर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो इस बात से एक तरह से वो उस समय का जो राजनीतिक माहौल था वो काफ़ी गर्मा जाता है। और 1936 लेकर 47 तक हमें जो एक तरह से प्रक्रिया देखने को मिलती है, उस प्रक्रिया में कभी भी हमें ये मतलब, हालांकि कुछ एक ऐसे अवसर आते हैं कि मतलब भाई जब एक तरह से जो कहते हैं कि कुछ तरीक़ों में सोबरनेस आती है या फिर एक तरह से उदारता का माहौल बनता है, यानी फिर एक तरह से कहते हैं कि जो बड़े स्तर के जो नेता थे उनको अपनाने का प्रयास होता है। जैसे बाबू जगजीवन राम थे, वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, और कांग्रेस का भी एक बड़ा वो दलित लीडर्स का एक गुट रहता है या फिर एक तरह से रहता है। मगर जो प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी थी वो 1947 तक समाप्त नहीं हो पाती, लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि कुछ लिबर्टीज़ मिलती हैं, मगर उस लिबर्टीज़ का वो कहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है जितना एक तरह से उस समय जो जनता थी उसको मिलना चाहिए था। तो गांव में अधिकतर ये व्यवस्था होती रहती है। वो बाद में जब संविधान बनता है तो जो आर्टिकल 14 है जहाँ पे इक्वलिटी की बात होती है, फिर 15-16 में फिर